नमस्कार बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया होंगे। और एग्ज़ाम आ गया राजस्थान पुलिस का। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम स्ट्रेस में हैं, एग्ज़ाम का इतना सा टाइम बचा है। तो भाई एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस लोगे तो फिर वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम की डेट आई है ना, तो ये तो आपके लिए उत्सव का टाइम होना चाहिए। इसको तो सेलिब्रेट करके एंजॉय करके पढ़ाई करो। बिल्कुल भी माइंड पे लोड मत लो। स्ट्रेस लेके पढ़ाई करोगे तो फिर तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जितना रिलैक्स रह के पढ़ाई करोगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, उतना अच्छा तैयारी कर पाओगे। और तुम पहले से अगर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे तो आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर 2 महीने का टाइम है, अभी सेलेक्ट कर लो और सेलेक्टेड मैटर पढ़ो। 10 जगह मुंह मत मारो कि ये किताब पढ़ ली, फिर ये किताब पढ़ ली, फिर ये किताब पढ़ ली। आप तो जो नोट्स पढ़ रहे हो उसी को ही मल्टीपल रिवीजन करो। जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो साइंस के या जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जीके के या रीजनिंग के, उसी को ही बार बार रिवाइज करो। बस यही काम करना है। ऐसा नहीं साइंस एक दिन इसकी पढ़ ली, एक दिन उसकी पढ़ ली, एक दिन इसकी पढ़ ली और फिर 2 महीने बाद पता चला कि याद तो किसी की नहीं हुई। तो सबसे फर्स्ट तो आपका काम ये है कि जो भी नोट्स आपने, सबसे अच्छे नोट्स सेलेक्ट करने। नोट सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि मर्जी आए वो उठा के पढ़ने लग गए। अच्छे नोट्स सेलेक्ट करो। और वैसे सबसे अच्छा होता है एनसीईआरटी की बुक्स 6 to 10 आपको पढ़नी चाहिए। मेरा तो बेटर सबसे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मैं पढ़ा रही हूँ, उससे एग्जाम में तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी तो मेरी है। बाकी आप अपने लेवल पे जो भी तैयारी कर रहे हो 6 to 10 पढ़ लो और एक ही बुक सेलेक्ट कर लो। अब 10 जगह मुंह मारने का टाइम नहीं है। एक बुक सेलेक्ट करो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो, उसी मैटर को बार 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 पढ़ते रहो। एग्जाम हॉल में जाओ तब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये था या ये था, ये था या ये था। तो तब लगेगा जब रिवीजन कम किया है। रिवीजन इतना हो कि देखते याद आ जाए कि हाँ यही वाली चीज थी। क्योंकि किताबें कितनी भी पढ़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे कितना याद आया है उससे इफेक्ट पड़ेगा। अब तुमने तो 50 सैकड़ों किताबें, वो आता है ना ये गाना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, लेकिन वो एग्जाम में क्या याद आया, रिजल्ट पे उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट तो माइंड को रिलैक्स रखो। खुश होना चाहिए तुम्हें कि एग्जाम डेट आ गई कोरोना के अंदर, तो ये तो उत्सव का समय है तुम्हारे लिए। सेकंड ये है कि सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल को यूज करो। थर्ड ये है कि माइंड को रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। सुबह उठते ही मेडिटेशन किया करो। मोबाइल के मुंह मत मारा करो उठते ही व्हाट्सअप फेसबुक चेक करते हो। कोई न्याल नहीं करेगा, ना व्हाट्सअप वाले और ना फेसबुक वाले। खुद के मेंटल पीस का ध्यान रखो पहले तो, तभी जाके कुछ कर पाओगे लाइफ में। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन किया करो। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, 5 मिनट का अभ्यास करो, धीरे धीरे 10 मिनट का अभ्यास करना। उससे माइंड रिलैक्स रहेगा और स्पीड ऑफ थॉट भी कम होंगी और तुम्हारे पढ़ने में अच्छा ध्यान लगेगा। ठीक है। इसके बाद अपन सेल पढ़ रहे थे। आपने शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मैं जब तक शेयर नहीं करती हूँ तब तक तुम क्लास देखते नहीं हो। तो सब्सक्राइब कर लो, उसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है तुम्हारे। क्लास उस पर अपलोड होगी तो तुम्हें दिखेगी ना, तो खुद भी देख सकते हो। अब मैं कल शेयर नहीं कर पाई थी तो कल आपने देखा ही नहीं, तो थोड़ी तुम भी जिम्मेदारी रखा करो इस बात की। सेल पढ़ रहे थे अपन। सेल में हाँ एक और बात थी कि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैडम हमारे एग्जाम पास आ गई हैं, क्लास का टाइमिंग बढ़ा दो आप। तो क्लास का टाइमिंग ऐसा तो होगा नहीं कि 2-2 3-3 घंटे पढ़ाऊंगी। हाँ अभी 30 मिनट पढ़ रहे थे अपन, 40-45 मिनट की मैं क्लास कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई एडवाइस हो, तुम्हारा कोई ओपिनियन हो, तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ रही हो पढ़ाई से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और ये पब्लिक कमेंट होता है, यदि इसमें तुम्हें अनकंफर्ट है लिखने में तो मेरे फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज कर दिया करो, वो तो मैं पढ़ती हूँ और मैं तुम्हारे बात पे 100% ध्यान दूंगी कि आप क्या एडवाइस दे रहे हो मुझे। ठीक है, थैंक यू। सेल पढ़ रहे थे अपन। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पढ़ा रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको लिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। फटाफट से आंसर दिया करो, ऐसे मरे मरे से क्या रहते हो, एनर्जेटिक रहा करो। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, बोलो फटाफट से बोलो। अल्टमान ने। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था,
माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाला कौन सा था? फ्लेमिंग ने तो इसको फाइला नाम दिया था, और इसको किसने देखा था? बताओ, आंसर लिख के बताओ आप मुझे। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कितनी, कॉलिकर ने कीटों की रैखिक पेशियों में देखा था। और इसके बाहर कितनी लेयर्स होती हैं? दो लेयर्स होती हैं। फिर मैंने आपको ऐसे डायग्राम भी बना के बताया था, अभी रफली बना रही हूँ, कल मैंने आधे घंटे तक आपको डायग्राम समझाया था। देखो, ये इनर मेम्ब्रेन ने ऐसे फोल्ड होकर के क्या बनाए थे? उंगली समान क्रिस्टी बनाए थे, और इन क्रिस्टी पर क्या मिले थे? F1 कण, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और इसके बाद में अपन ने इसमें ऐसे डॉट डॉट किया था ना, डॉट डॉट किया था, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ था उसका नाम क्या था? मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बता दिया था, ये है मैट्रिक्स। और एक चीज और बता देती हूँ, मैंने कल कहा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र कहते हैं। अब मैट्रिक्स होती है ना, इसमें श्वसन से रिलेटेड कौन सी साइकिल चलती है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र चलता है। मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र क्या होता है ये आपको समझ में आएगा जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन तंत्र में आएगी ना, इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं। मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। और ये है F1 पार्टिकल्स, F1 कण, ये F1 कण थे, और इन्हीं को ही ऑक्सीसोम भी कहा था। ऑक्सीसोम को F1 पार्टिकल्स को फर्नांडीज मोरेन ने F1 पार्टिकल्स नाम दिया था। मैंने आपको ये बता ही दिया था कि इसमें 70S राइबोसोम होता है। इसके अलावा इसमें सर्कुलर नेक्ड डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। इतना आप समझ गए थे। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या नॉर्मली सेल में कितनी होती है? कुछ बच्चों ने मुझे बिल्कुल राइट आंसर लिख के दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में लगभग कितनी होती है? 1000 से 1600 तक, 1000 से 1200, 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया होती है नॉर्मली। मैंने तो आपको एक बना के बताई थी ना, क्योंकि एक में सेल तो सैंपल की फॉर्म में बनाई है, तो इसमें 1000 तो बना के बता नहीं सकती हूं। लेकिन एक शैवाल होती है माइकोस्टीरियाज, माइकोस्टीरियाज शैवाल की कोशिका में, माइकोस्टीरियाज शैवाल की कोशिका में, माइकोस्टीरियाज जो शैवाल होती है ना, इसकी कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइकोस्टीरियाज एक शैवाल है, एल्गी। इसकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? एक। एल्गी होती है ना जो पानी में काई आ जाती है ना, ग्रीन कलर की, अभी बरसात में आ रही है, वो ही एल्गी है। इसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके अलावा देखो, एक अमीबा होता है जिसका नाम है काओस, 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 ये एक अमीबा है, ये इसकी स्पेलिंग होती है। और इस काओस, काओस अमीबा में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये हाईली एक्टिव है ना, इसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। इसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना, एटीपी फॉर्मेशन। और एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी बनाने का काम करती है ना। अब जो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा वर्क करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में क्या होंगी? ज्यादा। समझ गए क्या? तो ये काओस, काओस एक अमीबा है, ये ध्यान रखना। अमीबा का आपने नाम सुना होगा, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है अमीबा। इसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब देखो एक बात सुनो, अपना हार्ट होता है ना, नॉन स्टॉप काम करता है हार्ट। जब से अपन ने जन्म लिया है ना, और जब तक अपन मरेंगे तब तक शरीर का एक ही ऑर्गन है जो रेस्ट नहीं करता है, वो है हार्ट। हार्ट नॉन स्टॉप काम करता है, इसलिए जो हार्ट की सेल्स होती है ना, हार्ट की सेल्स, भाई हार्ट तो कोशिकाओं से ही तो बना हुआ है ना। हार्ट की सेल्स में कौन सा कोशिकांग ज्यादा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हार्ट भी मसल्स से और सेल्स से बना होता है। हार्ट की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में क्या होती है? ज्यादा। समझ गए? हार्ट की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में ज्यादा होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर देना। महिलाएं है ना, अंडे देती हैं, अंडे उत्पन्न करती है ना, तो अंडाणु बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंडाणु, ओव्यूम, अंडाणु बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंडाणु बनाने के लिए
ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो अंडाणु में कौन सा कोशिकांग ज्यादा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अंडाणु में कौन सा कोशिकांग ज्यादा होगा? भाई ये भी तो सेल्स से ही बना हुआ होता है ना, तो इसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में क्या होती है? ज्यादा। समझ गए? अंडाणु बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में क्या होती है? ज्यादा। इतना आप समझ गए थे? माइटोकॉन्ड्रिया को संचयी बैक्टीरिया कहते हैं, कोशिका की भट्टी कहते हैं, सेल के अंदर सेल कहते हैं। संख्या मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बताई दी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट कोशिकांग पढ़ रहे हैं, अंतःप्रदवीय जालिका। अंतःप्रदवीय। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है ना अपन ने ऐसे दो मेम्ब्रेन बनाई थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन बनाई थी ना। अब मेरा क्वेश्चन है ये आज का, कल मैं आपको फिर ये एक्सप्लेन कर दूंगी। कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? इसका आंसर आपको देना है। कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं संख्या में, और उनके नाम आपको लिखने हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स इन सेल, और उनकी संख्या बतानी है और उसका नाम लिखना है। ये काम आपका है, मैं आपको कल इसका आंसर दूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं लिख रही हूं अंतःप्रदवीय जालिका। अंतःप्रदवीय जालिका। अंतःप्रदवीय जालिका को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदवीय जालिका की खोज किसने की है? पोर्टर ने। अंतःप्रदवीय जालिका की खोज भी किसने की है? पोर्टर ने। और अंतःप्रदवीय जालिका नाम भी किसने दिया है? पोर्टर ने। खोजकर्ता भी पोर्टर है और इसका नामकर्ता भी कौन है? पोर्टर। तो अंतःप्रदवीय जालिका की खोज की है पोर्टर ने, अंतःप्रदवीय जालिका नाम भी किसने दिया है? पोर्टर ने। इसको कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल। कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं इसको। कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल। स्केलेटन ऑफ सेल। कोशिका का कंकाल क्यों कहते हैं? ऐसा बताओ, देखो अपने अंदर कंकाल होता है क्या? आपके और मेरे अंदर कंकाल है क्या? बिल्कुल, हड्डियों का कंकाल है ना। कंकाल का काम क्या है? शरीर का आकार बनाए रखना। तो वैसे ही ये कोशिका के अंदर ऐसे फैली हुई थी ना, ये केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के और ये ऐसे ऐसे फैली हुई होती है। फिर ये अंतःप्रदवीय जालिका की एक साइड पर कौन होते हैं? राइबोसोम। अंतःप्रदवीय जालिका की एक साइड पर कौन होते हैं? राइबोसोम, जो अभी मैं बनाती हूँ चित्र। अब ये ना इसने केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक ऐसे फैली हुई है ना, तो इसने सेल का आकार बनाए रखा है। यदि इसको हटा दें बीच में से तो फिर सेल का आकार बिगड़ जाएगा, तो इसलिए इसको कोशिका का क्या बोलते हैं? कंकाल। भाई सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाएंगी ना, तो शेप बिगड़ जाएगा, तो इसलिए इसको कोशिका का क्या बोलते हैं? कंकाल। अब देखो अंतःप्रदवीय जालिका का अपन चित्र बनाते हैं, इस टाइप से होती है। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ऐड होती है, और इसकी एक साइड पर क्या होते हैं? राइबोसोम। इसकी एक साइड पर क्या होते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिधर राइबोसोम होते हैं वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रदवीय जालिका और चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका, और ये किसके बेसिस पर इसको नाम दिए गए हैं? राइबोसोम की बेसिस पर। राइबोसोम उपस्थित है तो रफ और नहीं है तो स्मूथ।
इतना आप समझ गए होंगे। देख लो एक बार, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज भी पोर्टर ने, नाम भी पोर्टर ने दिया है। इसको कोशिका का क्या बोलते हैं? कंकाल। और इसकी एक साइड पर कौन होते हैं? राइबोसोम। अब अपन पहले ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वर्क लिख रहे हैं, वर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? तो ये फर्स्ट नंबर लीवर की सेल्स में विषाक्त पदार्थों का निरावेशीकरण करती है। लीवर की सेल्स में विषाक्त पदार्थों का निरावेशीकरण, टॉक्सिक मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। टॉक्सिक मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। इसमें ना इसका एक एंजाइम हेल्प करता है और उस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स के द्वारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्म, अरे जो मतलब जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं ना, अल्कोहल होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। सेकंड काम ये क्या करती है? वसा हार्मोन, वसा तो फैट होती है ना, फैट, हार्मोन ही होते हैं। वसा, हार्मोन व स्टीरॉइड भी एक प्रकार की फैट की ही कैटेगरी होती है। तो फैट, हार्मोन, स्टीरॉइड्स का संश्लेषण करती है। सिंथेसिस ऑफ फैट, हार्मोन एंड स्टीरॉइड्स, इनका क्या करती है? संश्लेषण। तो ये तो अपन ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्क लिखे हैं। लीवर की सेल्स में विषाक्त पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करती है, हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, और वसा, हार्मोन और स्टेरॉइड्स का क्या करती है? संश्लेषण। इतना समझ गए। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उस पे क्या होते हैं? राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। एक और चीज बता देती हूं, जैसे ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसकी दो भाग किए थे अपन ने, स्मूथ और रफ। अब इसके लिए भी है ना, इसमें तीन चीजें पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एक तो होती है इसमें सिस्टर्नी, सेकंड होती है इसमें वेसिकल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, और थर्ड नंबर पर क्या होती है? ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी होती है ना, ये होती है ऐसी, और इस सिस्टर्नी के ऊपर ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं। सिस्टर्नी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। इस टाइप से होती है। अब इसको क्या लिखें लैंग्वेज में? लंबी होती है लॉन्ग, पतली होती है थिन, और शाखित होती है ब्रांच्ड। लंबी, पतली और शाखित, लॉन्ग, थिन एंड ब्रांच्ड। और इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। लंबी, पतली और शाखित होती है, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इतना आप समझ गए होंगे सिस्टर्नी के बारे में। इसके बाद में अपन लिख रहे हैं वेसिकल्स के बारे में। वेसिकल्स ऐसी होती हैं, राउंडेड, गोल, थैली समान। वेसिकल्स होती हैं गोल व थैली समान होती हैं वेसिकल्स। इस पे कोई राइबोसोम नहीं होते हैं, और मिलते हैं तो ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सिस्टर्नी पे मेनली राइबोसोम पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये कुछ इस टाइप से होती हैं। ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी, पतली, शाखित, ये इस टाइप से होती हैं। इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी, पतली, अरे सॉरी, ये तो शाखाहीन है ना, इसको मैंने शाखित लिख दिया क्या? लंबी, पतली और शाखाहीन। जबकि ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी, पतली और शाखा युक्त। ब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड नहीं होती है। तो ये लंबी, पतली और शाखा युक्त होती है। सिस्टर्नी और वेसिकल्स से तो कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है? इनसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। जबकि जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, इनसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है।
समझे क्या? सिस्टर्नी पर राइबोसोम होते हैं ना, तो राइबोसोम होते हैं तो इससे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई, जबकि ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम नहीं होते हैं। यहां पर लिख दो राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट। अब राइबोसोम नहीं होते हैं तो इससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई। इतना समझ गए क्या आप? एक बार देखो इसको, देखो वापस से देख लो। सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी होती है लंबी पतली शाखाहीन, जिस पर ये मैंने बिंदियां लगाई ना रेड कलर से, राइबोसोम होते हैं। वेसिकल्स होती है गोल थैली समान। ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी पतली शाखायुक्त, जिस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इन तीन स्ट्रक्चर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। सिस्टर्नी और वेसिकल्स से तो बनती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ट्यूब्यूल्स से बनती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ गए आप लोग? अब देखो, जिसपे राइबोसोम होते हैं ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो अपन राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। राइबोसोम की खोज, डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की खोज में आपको दो आंसर मिलेंगे। राइबोसोम की खोज की है पैलाडे ने, और पैलाडे ने राइबोसोम को खोजा था जंतुओं में से, इन एनिमल्स, जंतुओं में से। और इसकी राइबोसोम की खोज में आपको आंसर ये भी मिलेगा, रॉबिन्सन और ब्राउन। आंसर और आएगा रॉबिन्सन और ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था प्लांट्स में से, पादपों में से। और देखो खोज करता है इसके पैलाडे जंतुओं में से, राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने की है प्लांट्स में से। इतना आप समझ गए क्या? राइबोसोम कोशिका का सबसे सूक्ष्मतम कोशिकांग है, सूक्ष्मतम कोशिकांग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। और राइबोसोम को कहते हैं कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? सेल के अंदर सेल। कोशिका के अंदर कोशिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कौन होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। इतना समझ गए क्या? एक बार वापस से देखो, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूं आपको। देखो ये क्वेश्चंस का, इसका तो आंसर आप दोगे मुझे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर, नाम भी दिया है पोर्टर ने। इसको कोशिका का क्या बोलते हैं? कंकाल। राइबोसोम की बेसिस पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मूथ एंड रफ। फिर इसके बाद में स्मूथ के वर्क लिखे अपन ने, लीवर की सेल्स में टॉक्सिक मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करती है हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P45 एंजाइम की द्वारा, सिंथेसिस ऑफ फैट, हार्मोन एंड स्टेरॉइड्स, ये भी इसका वर्क है। इन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी ऐसी होती है लंबी पतली शाखाहीन, जिस पर राइबोसोम होते हैं। वेसिकल्स होती है राउंडेड एंड पाउच लाइक। ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी पतली शाखायुक्त, जिस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इन दोनों से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, इससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने एनिमल्स में से, रॉबिन्सन और ब्राउन ने पौधों में से। इसको कोशिका का सबसे सूक्ष्म कोशिकांग है, सबसे छोटा है ना, मतलब झिल्ली रहित है, विदाउट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसको कोशिकांग के अंदर क्या कहते हैं? कोशिकांग। किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। अब आप प्रोटीन तो भोजन में आ जाएगा, न्यूट्रिशन में आएगा ना, आरएनए भी सेल में ही आने वाला है। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए, जो आप राइबोसोम में पढ़ लोगे, इसकी फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। इतना समझ गए? देखो वर्क ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य, इसका काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ सेल,
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, और इसको कोशिका का क्या कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको कोशिका की क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर कोशिका का क्या कहते हैं, इंजन। समझ गए क्या? और राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको वहां पे 2 प्रकार के राइबोसोम बताए थे, याद हो तो ही बताओगे ना, लेकिन पढ़े कौन? राइबोसोम 70S तो था प्रोकैरियोटिक सेल में, 70S और 80S था यूकैरियोटिक सेल में। तो राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जब मैं रिवाइज करवा रही हूं ना, तो तुम्हारे लिए करवा रही हूं, तो मेरे साथ साथ बोलना होता है, तुम्हें देखना नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम था? बोलो, 70S। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम था? 70S और 80S। बिल्कुल सही बोला है तुमने, होशियार हो गए तुम तो मेरे साथ साथ रह के। देखो, अब 70S 80S क्या होता है, ये मैंने तुम्हें बोला था कि आगे आएगा, तो वो आगे आ चुका है। अब राइबोसोम को अपन ने 2 भागों में बांटा था, एक तो 70S, सॉरी, राइबोसोम मैंने 2 सेल्स में लिखाया था आपको। एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। 2 राइबोसोम बताए थे। ये 705 मत पढ़ना, इसको एस है ये। और एस क्या होता है? एस बताना, एस क्या होता है? एस बताओ क्या होता है? हाँ, सही बोल रहे हो, एस होता है अवसादन गुणांक। बस ऐसे ही हंगाम करते रहो, आप पहुंच जाओगे मंजिल तक। पुलिस तो ऐसे ही उड़ा दोगे तुम, जैसे आंसर दे रहे हो ना, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। अवसादन गुणांक होता है सेडिमेंट्री क्विशेंट। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, अवसादन गुणांक से राइबोसोम का क्या माप रहे हैं? जैसे आप गणित पढ़ते हो ना, ऐसे लिखते हैं ना 5 मीटर, तो मीटर लगाया तभी तो तुम्हें पता लगा ना कि ये लंबाई लिखी है, अदरवाइज तो 5 तो एक संख्या है। तो लंबाई को किस में मापा है? मीटर में। जैसे बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में। वैसे ही राइबोसोम को मापते हैं अवसादन गुणांक में। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, अवसादन गुणांक से राइबोसोम का क्या मापते हैं? ये तुम तो ये पढ़ के जाओगे कि अवसादन गुणांक में राइबोसोम को मापते हैं, वो तुमसे एक कदम आगे चलता है। अवसादन गुणांक से क्या मापते हैं राइबोसोम का? कुछ तो माप रहे होंगे ना। अवसादन गुणांक से राइबोसोम का आकार और घनत्व मापते हैं, आकार व घनत्व। अवसादन गुणांक से घनत्व होता है डेंसिटी, तो इसका साइज एंड डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं अवसादन गुणांक से। अब देखो, 70S राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? 50S और 30S से। और 50S और 30S जो मुंह धो के जाते हैं ना एग्जाम में, जिनके परमिशन लेटर ही रास्ते में जाते जाते से निकलते हैं, वो 50S और 30S 80S करते हैं और फिर सोचते हैं मजा आ गया, आज तो एग्जाम पेपर फोड़ के आए। उनको पता नहीं खुद फूट के आए हो। 50S और 30S कितना होता है? 70S होता है। मैंने वो लगाया पे, प्लस नहीं लगाया है। 80S किससे मिलकर बना होता है? 60S और 40S से। इतना समझ गए क्या? 70S राइबोसोम बना होता है 50S और 30S से। 80S किससे बना होता है? 60S और 40S से। अब बात ये है कि 70S राइबोसोम किस में मिलता है और 80S राइबोसोम किससे मिलता है? 70S राइबोसोम मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसके अलावा कहाँ मिलेगा? इसके अलावा शॉर्ट में लिख रही हूँ, यू का मतलब है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका के हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक कोशिका के हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक सेल की हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। समझे क्या कुछ? 70S राइबोसोम एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल की क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन सा राइबोसोम होता है? 70S।
अब एटीएस किस में मिलता है? तो ये यूकेरियोटिक कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख रही हूं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और यूकेरियोटिक सेल की हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 80S राइबोसोम किस में होता है? यूकेरियोटिक कोशिका की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस में। इतना समझ गए होंगे आप, एक बार वापस देख लो। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने जंतुओं में से, रॉबिन्सन और ब्राउन ने पौधों में से। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किससे फॉर्म होता है? RNA और प्रोटीन से। फिर इसके बाद में अपन ने लिखा है इसका काम प्रोटीन निर्माण करना है, इसलिए इसको कोशिका की क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर कोशिका का क्या कहते हैं? इंजन। फिर अपन ने राइबोसोम को कितने भागों में बांटा था? 2। कौन कौन से? 70S और 80S। 70S तो 50S और 30S से बनता है, 80S 60S और 40S से बनता है। S होता है अवसादन गुणांक, जिससे राइबोसोम का क्या मापते हैं? आकार और घनत्व। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S, यूकेरियोटिक सेल की क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S। 80S राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस में। इतना आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं। इतना आप पढ़ लेना जितने। थैंक यू।